फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड लाइबिलिटीज जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह हमारा सब्जेक्ट जो है वह किस किस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड लाइबिलिटीज जो है LLB सेकेंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम के लिए, BLLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और जो है एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस आज क्या है? आपने जो है मूल अधिकार परिचय पढ़ लिया, मूल अधिकार भी पढ़ लिया, DPSP भी पढ़ लिया। आज मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, मीन्स फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका फंडामेंटल ड्यूटी का सिलेबस आपका क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है, केवल इसकी कुछ विशेषताएं हैं और मूल कर्तव्य आपके लिए क्या होते हैं। ठीक है, आपके मूल कर्तव्य जो है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे यह जो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था ठीक है, उसके द्वारा इन्हें बनाया गया था। ठीक, उसने जो है इसको जो है फंडामेंटल कर्तव्य को संविधान में ऐड करने का प्रस्ताव दिया, जिसके द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी ने इसको फंडामेंटल ड्यूटी के आधार पर इसको संविधान में ऐड किया। ठीक है, अगला आपका पॉइंट क्या है? इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों के बारे में भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, लेकिन इससे पहले आपके 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, प्रारंभ में इस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का में इसे जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य जो थे उस समय वो 10 थे। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे मूल कर्तव्य। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, ना कि मूल कर्तव्यों को। ठीक है, मूल संविधान क्या मतलब? मूल संविधान ये जब आपका 1947 में आपका संविधान 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो आपका संविधान बना उसको जो है मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में आपके मूल अधिकारों को रखा गया था, मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आता है जब आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो उसमें 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें क्या बोला गया? ठीक है, 11वां जो आपको मूल कर्तव्य जोड़ा गया उसमें बोला गया कि जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के माता पिता या संरक्षक उसके जो होते हैं उसके बच्चों की जो है शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बच्चे को दिया जाए, या उसके लिए मूल कर्तव्य होगा, मीन्स पेरेंट्स के लिए या फिर जो उसका जो गार्जियन होता है उसके लिए मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, उसको पढ़ाई का मौका दिया जाए 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए। ठीक है, अब हम कुछ और मूल कर्तव्य देखते हैं। तो इसमें कुछ आपको पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, जैसे मूल कर्तव्य कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं और कुछ नागरिक के होते हैं। ठीक है, यह भारतीय जीवन पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है मूल कर्तव्यों का। ठीक है, और जैसे आपके मूल अधिकार होते हैं जो कुछ विदेशियों के लिए होते हैं तथा नागरिकों के लिए होते हैं, तो यहाँ पर जो है मूल कर्तव्य जो है कुछ विदेशियों के लिए मतलब होते हैं और कुछ नागरिकों के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए, क्योंकि अधिकार जो आप लिए हैं तो कर्तव्य आप ही पालन करेंगे ना कि नागरिक, ना कि विदेशी। ठीक है, सॉरी, निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य उचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनका क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, मीन्स उनका जो मूल कर्तव्य है उसका जो है संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उसका क्रियान्वयन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि न्यायालय जो है सीधे तौर पर इसको लागू नहीं करवा सकता। अगला आपका पॉइंट है नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए, यह इसका उद्देश्य था मूल कर्तव्य का। राष्ट्रीय ध्वज को जलाना नहीं चाहिए, यह एक मूल कर्तव्य को आप भंग करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करने की चेतावनी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिससे मान लीजिए बोला जाए कि आपका मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट ना करें, राष्ट्रीय ध्वज ना जलाएं। मूल कर्तव्य नागरिकों के प्रेरणा स्रोत हैं और इसका अनुशासन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला आपका जो है पॉइंट है मूल कर्तव्य आपके कौन कौन से होते हैं। आपके जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, हम एक बार एक करके आपको बता रहे हैं। जैसे संविधान का पालन करें। ठीक है, नंबर 1 पे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मुद्दा हुआ था, उन्होंने बोला था मैं राष्ट्रीय गान नहीं गाऊंगा, वो चीज़ वाली, तो वो अलग मुद्दा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मीन्स जो स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन हुए थे उनका जो है पालन करें, उनको जो है हृदय में संजोए रखें, उनके आदर्शों को। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये आप जो सांसद की जो है शपथ लेते हैं तो उसमें भी ये जो है उसको क्या बोलते हैं, शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने भारत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा, उसे अक्षुण्ण रहूंगा। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मीन्स आप देश की रक्षा करें, अगर जो देश आपको जो है बुला रहा है तो वहाँ पे जाकर आप उसकी सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग के आधारित पर भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसमें क्या कहता है, भारत के सभी लोग ऐसे जो है भावनाओं का निर्माण करें जो एक दूसरे को भाई की तरह बनाएं, मीन्स भाईचारा में बांधे। ठीक है। और जो धर्म, प्रदेश या फिर भाषा के वर्ग से काफ़ी ऊपर हो वो भेदभाव न माने। ठीक है। और ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है। अगला आपका पॉइंट, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है। अगला आपका पॉइंट, मूल कर्तव्य क्या होंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका परिमाण के प्रति दया भाव रखें। ठीक है। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की आरक्षण से ये भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। अगला आपका पॉइंट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। अगला आपका लास्ट का पॉइंट, यह जो है आपको जो है ऐड कराया गया था 2002 में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उसके पेरेंट्स या फिर जो है उसका गार्जियन हो। ठीक है। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। मूल कर्तव्य की थ्योरी देखी जाए तो आपकी इतनी ही है, लेकिन इसके आपके जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, यूनिट 4 आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। इसके हम क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में करवाएंगे या फिर उसके अगले पार्ट में करवाएंगे, बट आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको यूनिट 5 करवाने जा रहे हैं जो संविधान संशोधन को लेकर है। ठीक है। हम अब देखते हैं यूनिट 5। अब हम आपको उसी की आगे यह यूनिट 6 करवा देंगे। ठीक है। यूनिट 6 आपका संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। आपका संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा उसके बारे में है। यूनिट 5 आपको जो है सुप्रीम कोर्ट, या आपको इसके अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है। या थोड़ा बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए। यूनिट 6 में आपको संविधान प्रक्रिया कि संविधान में क्या क्या प्रक्रिया होती है, संशोधन के क्या क्या प्रकार होते हैं, मुख्य संशोधन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और मूल ढांचा के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये आपके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। संविधान संशोधन क्या है, ठीक है, संविधान संशोधन अपने जो भारत का है वह कैसा है, क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। संविधान का संशोधन ब्रिटेन के समान आसान और अमेरिका के समान अत्यंत कठिन नहीं है। ठीक है। आपके जो पिछला फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे कि कठोर है, लचीला है, या फिर मिश्रण है, या फिर कुछ भी। ठीक है। ऐसे जो है आपके ऑप्शन दिए थे। तो आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संविधान हमारा जो है ना तो अत्यंत कठोर है ना तो अत्यंत लचीला है। ठीक है। या दोनों का सम्मिश्रण है। यह आपका जो है ऐसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संसद को अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकता है। संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उपबंध का परिवर्तन या एंड कर सकता है। मीन्स संसद जो आपका पार्लियामेंट है उसको यह अधिकार होता है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है, वह किसी उपबंध को परिवर्तन कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या फिर उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। लेकिन संसद जो है किसी भी मूल ढांचे को जो है परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ही उसको समाप्त कर सकता है। ठीक है। इसी बात इसमें बताई गई है। ठीक है। अभी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का
अनुच्छेद दिया गया है, तो वह क्या हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में जो है, किस अनुच्छेद से आपका संविधान संशोधन हो जाएगा, तो वह आर्टिकल 368 हो जाएगा आपका। अगला आपका पॉइंट, संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से हैं। ठीक है, ये अभी आपको बताया। मूल ढांचे का मतलब हम आपको अभी थोड़ा आगे इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकता है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संतुष्टि भी आवश्यक होती है। जैसे आपका मान लीजिए संविधान में बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जिसके लिए राज्य विधानमंडल की आवश्यकता होती है। जैसे आपको कोई नियम लागू करना है, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए कोई भी जो है चीज़ लागू करना है, तो वह आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से संतुष्टि लेना आवश्यक होगा। ठीक है, उसमें संतुष्टि का केवल वह मत ले सकता है, ना कि उसकी जो संतुष्टि या उसकी संतुष्टि अगर जो जरूरी ही होगी। अगर जो आंध्र प्रदेश मान लीजिए कि किसी मत को जो है या फिर किसी नियम को मना करता है, फिर भी संसद जो है उस नियम को लागू कर सकता है। वह केवल नाम मात्र की ही उससे संतुष्टि लेता है। ठीक है, राज्य से। अगला आपका प्रश्न, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संविधान का गतिरोध हो, मीन्स मान लीजिए कोई नियम को लेकर कोई गतिरोध हो, तो एक साथ बैठक बुलाने का जो राष्ट्रपति बुलाता है उसका कोई यहाँ पे उपबंध नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक है तो वहाँ पे बुलाई जा सकती है, लेकिन 368 में परिवर्तन करके अगर जो आपका गतिरोध हो रहा है तो वहाँ पे जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति नहीं बुलाएगा। अगला आपका, संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार जो संशोधन 2 प्रकार के होते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ संशोधित हो सकते हैं, या बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित या मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। देखो, बहुत से ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं, लेकिन बहुत से संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो 368 के तहत नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम आपको बात करें तो संविधान में 368 के तहत कौन से होंगे, 368 के तहत कौन से नहीं होंगे। जैसे आपकी नागरिकता को लेकर संसद में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें आर्टिकल 368 का यूज नहीं होता। जैसे आपके जो भारत देश है इसकी बाउंड्री को लेकर कोई भी परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर कुछ बाउंड्री जैसे ट्रांसफर भी होती है, बाउंड्री का ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, तो बाउंड्री का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पर भी 368 की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जैसे अभी यहाँ पे आपका जो है जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, वहाँ पे जो है 306 वो जो धारा हटती है 370, तो वहाँ पर 368 करने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर 368 संशोधित करना होता है, कहीं पर संशोधित करना नहीं होता है। संविधान संशोधन के 3 प्रकार हो सकते हैं, जैसे संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संतुष्टि के द्वारा। ठीक है, ये आपके जो है 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे विधानमंडलों की संतुष्टि के उपरांत पढ़ेंगे। ठीक है, आपका अगला पॉइंट क्या है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। साधारण बहुमत में आपका क्या है, इसमें जो है 368 जो है चेंज करने की, मीन्स 368 जो आर्टिकल है उसमें परिवर्तन की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई नए राज्य का अगर जो आप गठन कर रहे हैं या फिर उसका जो है अंत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 368 की जरूरत नहीं होगी। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाएं और संबंधित राज्यों के नाम परिवर्तन में 368 में चेंजिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये 368 की सीमा से बाहर होते हैं। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति भी जो है दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए उपलब्धियों भत्ते विशेषाधिकार के लिए संसद की जो है 368 जरूरी नहीं है उसमें चेंजिंग हो। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियां, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का विशेषाधिकार। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता को प्राप्ति या समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का
पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और 6ठी अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ये इतने आपके जो मुद्दे हैं, इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के संशोधन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप इसमें चेंजिंग करिए, लेकिन आर्टिकल 368 चेंज करने की मीन्स उसमें संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट क्या है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। संसद के विशेष बहुमत में क्या हो जाएगा, संशोधन संविधान के ज़्यादातर बंधुओं का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत इसे संशोधन में शामिल है। इसमें आपको मूल अधिकार का संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संशोधन, वह सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबद्ध नहीं है उसकी आपको इसमें जरूरत होती है। ठीक है, ये आपको जो है संसद के विशेष बहुमत से इसका संशोधन होगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, नीति के संघीय ढांचे में संबंधित संविधान के बंधुओं को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आधे राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो विधेयक को स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वह कितने दिन में अपनी मंजूरी देंगे। ठीक है, इसमें कुछ उपबंध हैं जो उसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियाँ एवं विस्तार उच्च न्यायालय का। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायक शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संसद में संशोधन की करने की शक्ति एवं उसके लिए प्रक्रिया। ठीक है, ये आपकी जो है विशेष बहुमत के द्वारा और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा चेंजिंग होगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, यह कैसे होता है, संविधान का संशोधन के लिए किसी भी सदन के द्वारा स्टार्टिंग की जा सकती, चाहे वो जो है उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, सदन के कुल संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पास कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, कोई भी सदन तो उसमें 2/3 बहुमत है तो आपका वह पारित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग बहुमत से भी पारित होना चाहिए, उच्च सदन में और निम्न सदन में दोनों जगह पारित होना अनिवार्य है। यदि विधेयक संविधान के संघ व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों के में भी समान बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य होगा। अगला आपको पॉइंट, राज्य विधानमंडल की संतुष्टि के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमत के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति सहमत देंगे, वह ना तो विधेयक को अपने पास रखेंगे और ना ही उसके लिए पुनर्विचार को भेजेंगे। राष्ट्रपति के बाद एक अधिनियम यह बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद यह एक कानून बन जाएगा। अगला आपका पॉइंट है कि कुछ मुख्य संशोधन है तो उसके बारे में बताया गया है। प्रथम संशोधन जो आपको हुआ था वह भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में स्थान हुआ था। 9वीं सूची वह सूची होती है जिसमें हम कोई भी मुद्दा डाल देते हैं, उसके बाद वह जो है न्यायालय में जो जाने के मुद्दे पर नहीं होता। मीन्स 9वीं सूची में अगर जो कोई भी मुद्दा हम डाल देंगे तो वह उसके पर जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 अनुच्छेद 31A क्षेत्र में विस्तार किया गया था। ठीक है, 16वां संशोधन 1963 में हुआ। इसमें क्या हुआ, राज्यों को एक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निर्भय युद्ध सम्मेलन एवं राष्ट्रीय अखंडता के लिए संगम बनाने का अधिकार मीन्स आर्टिकल 19 में परिवर्तन किया गया था। अगला आपका 24वां संशोधन 1971, संसद को अधिकार संविधान के किसी भी हिस्से को चाहे वह मूल अधिकार को संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके मूल ढांचा में परिवर्तन ना हो। 25वां संविधान संशोधन 1971 में यह है, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई थी। 31वां संविधान संशोधन 1972 में जो है लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। ठीक है, ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, यह आपके जो है नए भाग 4 का में लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, अर्थात सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के उपबंध में कर्मकारों के भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। ये आपकी जो है
इसमें 2-3 पॉइंट हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 43वां संविधान संशोधन 1977 में क्या हुआ? न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन हुआ था। ठीक है, अगले आपके जो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या हुआ? लोकसभा एवं राज्य मंडल के कार्यकाल जो है 5 वर्ष के कर दिए गए। ठीक है, अगला आपका मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यह एक विधिक अधिकार हो गया जो आपकी आर्टिकल 301 का में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया। अगला आपका पॉइंट 77वां संविधान संशोधन 1995, इसमें क्या हुआ? सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रोन्नत के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसमें आपको आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला आपका पॉइंट 86वां संविधान संशोधन, इसमें आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय सूची में वस्तु बदली गई। ठीक है, सभी बालकों को और बालिकाओं को 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रबंध का प्रयास करेगा। ठीक है, सरकार। यहाँ पर अगला आपका पॉइंट है 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51A में एक जो है और आपका कर्तव्य जोड़ा गया, वह आपके 6 और 14 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराया गया। ठीक है, आर्टिकल 103वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ उसमें EWS वालों को 10% का आरक्षण मिला। ठीक है, अगला आपका मूल ढांचा के तत्व आपके क्या क्या होते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति के सार्वभौम लोकतांत्रिक एवं गणराज्य की व्यवस्था। ठीक है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच सौहार्द एवं और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति और न्याय एवं प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांतों का सार तत्व। ठीक है, अगला आपका पॉइंट जो है अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, ये आपके मूल ढांचा के सारे तत्व हैं। ठीक है, ये आपके मूल ढांचा के तत्व हैं। इसमें अगर जो परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 368 में भी परिवर्तन होगा और भी जो है सभी चीज़ों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके परिवर्तनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, साधारण संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो आज का यूनिट जो है आपके यूनिट 6 और यूनिट आपके 4 यहीं पे समाप्त होती हैं। ठीक है, अब आपके अगले वीडियो में हम यूनिट जो है आपकी जो बची है यूनिट 5 व संघ न्यायपालिका मीन्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, और अपना रिस्पांस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।